हमारे समझ से इस आंदोलन को विफल होने का जो कारण नज़र आता है वो 3-4 कारण है। शब्द क्या उत्पत्ति जो हुआ वो अमेरिका में हुआ 1947 में। वहाँ के एक फेमस इतिहासकार हुआ करते थे आर्थर शलेसिंग जूनियर। सबसे बड़ी भूल हुई दिलीप कुमार को आंदोलन से बाहर कर देना, और दिलीप कुमार को जो बाहर किया गया वो उसका मेन वजह था कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी 70वीं पीटी की परीक्षा रद्द होने की जो बात चल रही थी, आखिरकार वो बात समाप्त हो गई। इंतज़ार कई महीनों से अभ्यर्थी कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि पटना सर्वोच्च न्यायालय से भले ही उन्हें उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आया, मगर सर्वोच्च न्यायालय उनके हक़ में फ़ैसला देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम अभी समीर सर के साथ मौजूद हैं, जो संविधान के अच्छे ज्ञाता हैं, करंट अफेयर्स पर उनकी पकड़ है। उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि फैसला छात्रों के हक में नहीं आया, जबकि जो उससे पहले की हियरिंग थी उसमें ऐसा लग रहा था कि छात्रों की अभ्यर्थियों की उम्मीद बंधी थी कि फ़ैसला उनके हक में आएगा। मगर क्या ऐसा कारण है, क्या वो जो पूरी प्रक्रिया हुई है उसमें क्या कमी रह गई है, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे समीर सर के साथ। तो सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आखिरकार जो अभ्यर्थियों की उम्मीद थी कि फैसला उनके हक में आएगा, 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा सीधी रिजेक्ट कर दिया। अब हम जो समीक्षा करने बैठे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जब पटना हाई कोर्ट में भी शुरू की हियरिंग में लग रहा था कि फ़ैसला उनके हक़ में आएगा, स्टूडेंट के हक़ में आएगा, मगर वापस आयोग के हक़ में चला गया। फिर जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला आया तो फिर हियरिंग में ऐसा लगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसी टिप्पणी की जिससे लग रहा था कि आयोग और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जाकर छात्रों के जो अभ्यर्थी चाह रहे हैं उनके लिए फैसला आएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या कमी रह गई, क्या कारण हुआ, इन सारे मुद्दों पर आज आप थोड़ा शॉर्ट में ही लेकिन इन सारे मुद्दों पर बताएं स्टूडेंट को कि क्या कारण रहा ये। देखिए, ये जो बीपीएससी के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो फैसला तो छात्रों के खिलाफ रहा। अब है कि इस फैसले और आंदोलन के मुद्दे पर आपने सही कहा कि एक समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि इससे सबक मिल सके और आगे छात्र जो कुछ भी आंदोलन करें या अपनी पढ़ाई करें इसके सबक के आधार पर करें। हमारे समझ से इस आंदोलन को विफल होने का जो कारण नज़र आता है वो 3-4 कारण है। पहला कारण जो है कि राज सत्ता का वर्ग चरित्र, मतलब क्या कि राज सत्ता क्या क्या होता है, क्या वर्ग चरित्र है, हम जब कारण के पर चर्चा करेंगे तब बताएंगे। अब इतना जो हम बता रहे हैं कि पहला कारण है राज सत्ता का वर्ग चरित्र, क्लास करेक्टर। दूसरा जो कारण है कि असंगठनिक और अनुभवी नेतृत्व का अभाव। तीसरा जो कारण है कि आंदोलनकारियों के द्वारा दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की क्षमता का अभाव। और चौथा जो कारण नज़र आता है वो है कुछ कोचिंग संचालकों का दोहरा चरित्र। तो ये 4 कारण मोटे तौर पर हमको नज़र आता है कि ये 4 कारण था जिसके चलते इतना बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन और भारत के इतिहास में किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के द्वारा चलाया गया इतना लंबे समय तक का आंदोलन विफल रहा है। अब है कि पहला जो कारण हमने है सो कहा कि भाई राज सत्ता का वर्ग चरित्र, इसका क्या मतलब है? राज सत्ता का मतलब होता है शासन का जो भी अंग होता है उसी को राज सत्ता कहा जाता है। जैसे कि आप न्याय व्यवस्थापिका मतलब संसद और असेंबली, कार्यपालिका मतलब कि अफसर और सरकार, और न्यायपालिका मतलब कोर्ट, है ना। ये इसी को राज सत्ता कहा जाता है। तो सहस्त्राब्दी के सबसे महान चिंतक हुए पूरी दुनिया में,
वो हो जाए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने साफ कहा था कि राजसत्ता का जो वर्ग चरित्र होता है, क्लास करेक्टर होता है, मतलब क्या, उसका जो नेचर होता है, वर्ग चरित्र मतलब समझिए नेचर। नेचर जो होता है वह है शासक वर्ग की हिफाजत में होता है। शासक वर्ग कहने का मतलब कि वैसा तबका जिसके हाथ में शासन की बागडोर होती है, उसी को शासक वर्ग कहा जाता है। डेमोक्रेसी में सरकार जो अभी है, डेमोक्रेसी में सरकार, और फिर सरकार का जो है कानून सो के ऊपर। लगाम किसके हाथ में, कॉरपोरेट पूंजीपति या बड़े लोग कहें कि, या कहें कि धन वाले लोग या प्रभावशाली लोग, वो सारे लोग जो है शासक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो और वही बात आज देखने को मिल रहा है, और अभी इसी केस में नहीं बल्कि पिछले 5-10 साल के दौरान देखा जा रहा है कि न्यायपालिका की जो भूमिका है, और न केवल न्यायपालिका बल्कि सरकार और जो अफसर है और जो व्यवस्थापिका संसद और असेंबली है, उसकी गतिविधि और एक्शन जो उसका है, वो जो है बड़े लोगों के पक्ष में जाता है। तो अब देखिएगा, भारतीय न्यायपालिका का जो ये रुझान हुआ है खास करके कि भाई आम जन के हित में वो फैसला न दे करके आज सरकार और बड़े लोगों के पक्ष में वो फैसला देने लगा है, तो इसके पीछे का अगर देखिए तो ये बने जो भारतीय न्यायपालिका का जो इतिहास रहा है 1950 से लेकर के 1970 तक रूढ़िवादी और कट्टरवादी रवैया रहा। रूढ़िवादी और कट्टरवादी रवैया कहने का मतलब क्या है कि जो कानून कहता है उस कानून के दायरे में कोई मैटर है, कोई विवाद है, तो हम फैसला करेंगे, अन्यथा हम केस को खारिज कर देंगे। तो कानून के दायरे में ट्रेडिशनली जो फैसला होने का प्रचलन रहा वो 1950 से 70 के बीच में रहा। लेकिन तब तक आते आते आम लोगों में आज़ादी के का जो सपना देखा गया था और उसके मूल्य की जो कामना किया गया था कि हमको बहुत कुछ स्वर्गिक दुनिया भारत में मिल जाएगा, वो जब नहीं मिलने लगा, आम जनता जब फटेहाल होने लगी, तो हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारा जन आंदोलन होने लगा। और तब जा कर के न्यायपालिका का रवैया भी बदलता है। और 1970 के दशक से हम देखते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था में एक नया शब्द आ जाता है, वो है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म है। हालांकि इस शब्द का उत्पत्ति जो हुआ वो अमेरिका में हुआ 1947 में, जब वहाँ के एक फेमस इतिहासकार हुआ करते थे आर्थर सलेसिंग जूनियर। उन्होंने जनवरी 1947 में अमेरिका का उसमें एक मैगजीन हुआ करता था द फॉर्च्यून, उसमें इस शब्द का चर्चा किया था। और वही शब्द 1970 के बाद भारत में तब आता है जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं आपको B.R. कृष्णैयर, जो है P.N. भगवती, O. चिन्नप्पा रेड्डी, D.A. देसाई, ऐसे जो जस्टिस हुए, उन लोगों ने जो परंपरागत फैसला देने का ट्रेंड चेंज करके एक जो है सो आपको प्रगतिशील और जनहित में फैसला देना शुरू किया। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई जनता से जुड़ा हुआ वैसा मुद्दा, जिस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं बना हुआ है, तो तो न्यायिक प्रक्रिया में उन लोगों ने क्या किया कि कानून के खोजने का परवाह नहीं किया कि इस मुद्दे पर कानून नहीं है। अगर उन लोगों ने देखा कि अगर कानून नहीं भी है लेकिन ये व्यापक आम जनता के हित का मुद्दा है, तो आम जनता के हित में उन लोगों ने फैसला देना तो संविधान के अंतर्गत रहते हुए, संवैधानिक लोगों भावना के अंतर्गत रहते हुए कानून की परवाह किए बिना उन लोगों ने आम जनता के जनहित में फैसला देना शुरू किया। और ऐसा बहुत सारा केस आया, फैसला हुआ, चाहे वो केशवानंद भारती का मामला हो, या फिर मान लीजिए शाहबानो प्रकरण का मामला हो, या फिर जो है सुलेखा का मामला हो, या फिर सबरीमाला मंदिर का हाल फिलहाल में जो मामला हुआ था। तो ऐसा बहुत सारा जो है हिस्टोरिकल फैसला हुआ जिसमें न्यायिक सक्रियता का उदाहरण देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में उदारीकरण का दौर मजबूत होता गया, निजीकरण का वर्चस्व बढ़ता कॉरपोरेट गया, जिस तरह से मजबूत होता गया, कॉरपोरेट जैसे से मजबूत होने लगा, और जो है उसके बाद 1910 के बाद तो हम लोग देखते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट 2010 के बाद, 2010 के बाद वो न्यायिक सक्रियता का रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया है, और अब ये फिर कानून के दायरे में ही रह करके फैसला करना, मतलब जिसके लिए कानून बना हुआ है उसी पर फैसला होगा। अगर जनहित की जो बात हो रही थी 1970 से लेकर बाद में, वो अब नहीं, वो अब जैसो नहीं रहा। ऐसा कई बहुत फैसला देख सकते हैं,
चाहे बम्बई में ये महाराष्ट्र में जो इससे पहले सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा ये अवैध है, असंवैधानिक सरकार है। जब अवैध और असंवैधानिक सरकार है तो फिर आपने उसको 2 साल काम करने के लिए कैसे छोड़ दिया? क्यों नहीं कहा कि आपने जैसो ये सरकार को भंग करिए, नया चुनाव कराइए, अब जो उसके बाद फ्रेश मैंडेट लेकर के जो लोग आएंगे, जो पार्टी उसकी सरकार बनेगी। वो नहीं किया हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड में हम लोग देखते हैं कि भाई असंवैधानिक है, अवैध है, लेकिन उसके बाद भी आप कहते हैं कि भाई जिसके अकाउंट में जो पैसा आ गया उसी का वही उसका मालिक होगा। तो हम चोरी भी कर लिया, हमको चोर घोषित भी कर दिया, लेकिन हम जो चोरा करके पैसा लाए घर में रखे वो हमारा पैसा हो गया है। तो ये आधा अधूरा फैसला होता सर, इस आंदोलन से अगर हम इन सारी बातों को फिर आंदोलन की तरफ लाएं, जो केस की जो ये प्रक्रिया हुई उसकी तरफ लाएं, तो विफलता का जो आपने कई कारण आपने गिनाए। एक कोचिंग संस्थान को भी बताया, कोचिंग संस्थान हाँ, पहला तो राजसत्ता का ये वर्ग राजसत्ता चरित्र का आपने वर्ग बताया। चरित्र कि हम देखा पूरी सरकार, पूरी न्यायिक व्यवस्था जैसो छात्रों के विरोध में खड़ी नजर आई। अब है कि चूंकि और दूसरा जो कारण है वो है कि जो है सांगठनिक और अनुभवी नेतृत्व का अभाव। तो जितने छात्र वहां पर गए, हालांकि जो शुरू से लेकर के अंत तक 2-4 ऐसे छात्र सामने आए, नजर आए, जिन्होंने काफ़ी ईमानदारी से और काफ़ी बहादुरी से संघर्ष किया। छात्र नेता दिलीप का भी नाम काफी आया, लेकिन कई जो बार है, हुआ। लेकिन उसी मुद्दे पर हम आ रहे थे। लेकिन ये जो शुरुआत से लेकर के अंत तक जिन लोगों ने संघर्ष किया, खास करके 2-4 छात्र लोग, खास करके राम कश्यप वगैरह, जो बात करता है तो लगता है वो लड़का काफ़ी मेधावी भी है, पढ़ा लिखा भी है और संघर्ष करने की क्षमता भी है। लेकिन इन लोगों की सबसे जो बड़ी कमजोरी रही कि ये लोग नए नए आंदोलनकारी थे। इन लोगों के पास आंदोलन चलाने का पहले से कोई अनुभव नहीं था। दूसरी बात थी कि इनका अपना कोई संगठन भी नहीं था, जिसके चलते कोई फैसला ये लोग एकमत होकर के ले सके, या एकमत नहीं तो बहुमत के आधार पर। उसका नतीजा क्या हुआ कि तरह तरह का तबका उस आंदोलन में शामिल होता चला गया और सब अपना अपना मनमानी करना शुरू कर दिया। तो कोई एक संगठन नहीं, कोई एक योग्य और अनुभवी नेतृत्व नहीं जो कि सही दिशा में आंदोलन को एकमत होकर के चला सके। और यहाँ पर सबसे बड़ी भूल हुई दिलीप कुमार को आंदोलन से बाहर कर देना। और दिलीप कुमार को जो बाहर किया गया वो उसका मेन वजह था कि जो स्वार्थी तत्व थे उन लोगों को लगा कि दिलीप कुमार अगर इस आंदोलन में रह जाएगा तो हम न तो हमारा चेहरा चमकेगा और न हम फंड ज़्यादा इकट्ठा कर पाएंगे। जो कि अब बात सामने आ रहा, देखिए वही आंदोलनकारी छात्र एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लगा लिया। तो ये जो संगठनिक नेतृत्व और अनुभवी नेतृत्व का भाव रहा, दिलीप कुमार को बाहर कर दिया गया आंदोलन के नेतृत्व से, ये एक बहुत बड़ा कमजोर पक्ष इसका रहा। तीसरा जो रहता है कि भाई दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाने की क्षमता। तो ये जो कारण है तीसरा, ये अभी दूसरे कारण से जुड़ा हुआ है। चूँकि ये लोग नए और नए आंदोलनकारी छात्र थे, इन लोगों को ये अनुभव लगता है नहीं हो सका कि कौन हमारा इस आंदोलन में दोस्त हो सकता है और कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। और लगता है कि ये लोग बहुत जल्दबाजी में थे। इसका नतीजा क्या हुआ कि जिन कोचिंग संचालकों को ये लोग शुरुआत में ही फर्स्ट डे से कह रहे थे कि वही धांधली करवाया है, उसी के जैसो नोट्स और टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन जैसो आया है, लेकिन देखा क्या गया कि कुछ ही दिन के बाद उन लोग का, उन वैसे कोचिंग संचालकों का ये लोग गर्दनी बाग में बुला करके स्वागत करने लगे, उन्हीं को नेतृत्व अपना मान लिया। उसका नतीजा क्या है कि वैसे जो विवादास्पद कोचिंग संचालक थे वो तो कभी निर्णायक लड़ाई लड़ नहीं सकते थे। जहां एक तरफ वो सरकार और आयोग के प्रिय पात्र बने हुए थे, दूसरी तरफ ये छात्रों के नेता भी बन रहे थे। तो इसका नतीजा भुगतना, इन लोगों को भुगतना पड़ा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, इसकी पहचान ये लोग नहीं कर सके। उसके बाद चौथा जो कारण आता है कोचिंग संचालकों की धोखेबाजी या दोहरा चरित्र, या तो यह कारण जो है वह तीसरे कारण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि 1000 करोड़ में सारा सीट बेच दिया गया, हमारे पास प्रूफ है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को पैसा दिया, आखिर वो 1000 करोड़ का साक्ष्य कहाँ चला गया। और दूसरी बात कि ये नवादा और गया से क्वेश्चन जो है सो लीक किया गया और वही क्वेश्चन दूसरी बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसी क्वेश्चन का उपयोग किया गया। हमारे पास पूरा प्रूफ है, हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है सो इस प्रूफ को देंगे। अगर वो प्रूफ दे दिया जाता तो क्षण भर में न्यायपालिका के नहीं चाहने के बावजूद भी
वो फैसला तो क्षण भर में हो जाता, क्योंकि वो पुख्ता सबूत होता। लेकिन लड़कों के पास वैसा कोई पुख्ता सबूत था नहीं, जिसके चलते कोर्ट जो है टेक्निकली इस केस को रद्द कर दिया, भाई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अब है कि इन लड़कों की एक कमजोरी रही कि ये लोग क्यों नहीं मांग किया वैसे कोचिंग संचालकों से, कि जो कह रहा था कि हम किडनी बेच देंगे लड़कों के लिए, हमारे पास इतना सारा प्रूफ है, हम वो प्रूफ देंगे। ये लोग पब्लिकली क्यों नहीं मांग किया कि भाई आपके पास प्रूफ है, दीजिए, हम कोर्ट में लड़ रहे हैं तो हमको लाइए प्रूफ, हम कोर्ट में देंगे। क्यों नहीं ये लोग उस यहाँ पर वही नेतृत्व वाली बात नेतृत्व वाला मामला सामने आया। जबकि देखिएगा आपको दिलीप कुमार को, कि वह जब भी अनजैसो कहीं धांधली हुआ है, उसके हाथ में जैसे प्रूफ आता था वो मुख्यमंत्री के पास, दूसरी जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं उसके पास भेज करके सीधे सड़क पर उतर उसके लिए उसको आर्थिक अपराध इकाई ने एक बार पूछताछ के लिए भी बुलाया था, कई बार जेल जाना पड़ा, मार खाना पड़ा। लेकिन जो है, और वो जब ऐसा करता था तो कोर्ट जाने की नौबत भी नहीं पड़ती थी, पहले ही सरकार बाध्य हो जाती थी, क्योंकि वो पुख्ता सबूत हो जाता था, सरकार बाध्य होती थी, आयोग बाध्य होती थी परीक्षा कैंसिल कर देने का। तो ये सब जो नहीं हुआ, यही सारा कारण मोटे तौर पर हमको नजर आता है कि ये आंदोलन विफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस तरह से समीर सर ने जो सारे बिंदुओं पर बात की, जो सारी कमियां बताई हैं, वो गौर करने वाली चीज़ है कि जो छात्रों ने आंदोलन किया, और जिस तरह से समीर सर ने कहा कि ये देश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे लड़कों द्वारा किया गया एक बड़ा आंदोलन, पूरे देश में सबसे बड़ा आंदोलन था, जो इतने लंबे समय तक चला, मगर अंततः सर्वोच्च न्यायालय में जाकर छात्रों की जो उम्मीद थी उसके हक में फैसला भले ही ना आया हो, मगर आगे इस पर ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है कि जो कमियां उनके अंदर रह गईं, आगे अगर इस तरह की कोई बात होती है, कोई आंदोलन होता है, तो इन सारे बिंदुओं पर ज़रूर एक बार गौर करके उसी तरह से इसमें आगे बढ़ा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है समीर सर का कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस तरह से समीक्षा की ताकि छात्रों को पूरी बात समझ में आ सके, पूरी जो उनके आंदोलन की कमी, या कहें कि उनके एक तरह के हार जो हुई है, उसके हार से जो उनकी कमी है, वो अपनी कमी को देखते हुए आगे के लिए अपने आप को तैयार करें। बहरहाल आप तैयारी में लगे रहें। परीक्षा 70वीं का जो भी हुआ हो, 71 है, 72, अब जो भी वैकेंसी आती रहेगी उसके लिए आप अपने आप को तैयार करें। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।